नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जीके जीएस का PYQ सीरीज चल रहा था, उसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 25 जीके जीएस के प्रश्न को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि स्तंभों को मिलाइए। ठीक है, आपका फाइलम दिया गया है, एक तरफ आपका जंतु दिया गया है, फाइलम को जंतु से मिलाना है कि कौन सा फाइलम जो जंतु से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का बी, यानी कि प्रोटोजोआ है वो दोस्तों आपका अमीबा संघ से संबंधित है। इसके अलावा जो निमोटोडा है वो दोस्तों आपका गोल कृमि जंतु से संबंधित है। एन जो आपका आर्टोपोडा है वो दोस्तों आपका तिलचट्टा है। और आपका जो इकाई नोडमटा है वो दोस्तों आपका सितारा मछली से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जंतु जगत को निम्न संघों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपका प्रोटोजोआ हो जाता है, इसके अलावा पेरिफेरा हो जाता है, इसके अलावा सिलेंटेंटा हो जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज हो जाता है, इसके अलावा स्केलेमिथीज, इसके अलावा आपका एनिलिडा संघ हो जाता है, ऑटोपोडा, मोलास्का, एकिनोडम, इसके अलावा आपका कॉडोटा। ठीक है, इन सभी के बारे में आप PDF में पढ़ भी सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर में जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत आपका 2002 से 2003 सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में किया गया था। इसके अलावा विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1951-53 के बीच भारत के लिए खेला था। इसके अलावा तमिलनाडु सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार ट्रॉफी जो कि अपने नाम की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 2021 विजय हजारे ट्रॉफी विजेता बनी थी। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की बात करते हैं तो इसका विजेता कौन बना है, इसका विजेता आपका हरियाणा बना है। यह आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था इसका फाइनल मुकाबला। इसके अलावा अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, इसका शुरुआत 1934 में हुआ था। 22 देश का विजेता आपका सौराष्ट्र बना है। सबसे सफल टीम आपका मुंबई है जो कि 41 बार खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी है, इस दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता आपका साउथ जोन है, बस इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपका देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी की बात करेंगे 2023 का विजेता आपका साउथ जोन है। ईरानी कप की बात करेंगे तो ईरानी कप का विजेता आपका रेस्ट ऑफ इंडिया है। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी 2023 के विजेता आपका पंजाब है। अगला है कि हिंदू कैलेंडर किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका फाल्गुन पूर्णिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, होली आपका रंगों का त्यौहार है। ये होली से पहले की रात की होलिका दहन या छोटी होली के रूप में मनाते हैं, इसके बाद हम लोग होली मनाते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। अगला है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो जल में बात करते हैं यानी कि H2O में हाइड्रोजन और दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1:8 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 1 mu होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 mu होता है। ठीक है, क्योंकि पानी के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं तो उनके द्रव्यमान का जो अनुपात हो जाएगा 2:16, इसको काटिएगा तो 1:8 है जो कि बचेगा। अगला है कि भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गलत है। गलत विशेषता बताना है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की इन वनों में वार्षिक जो वर्षा है 150 सेंटीमीटर से कम होती है, ये आपका गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्षा है वह आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ना कि 150 सेंटीमीटर से कम होती है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, बिल्कुल सही है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत है, ये भी सही है, और बेगम और आधे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी आपका राइट है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के लगभग 7% हिस्सों पर कब्जा करते हैं। ये अधिकतर भूमध्य रेखा के पास ही पाए जाएंगे। इसके अलावा उनके पास साफ सुथरी जगहों के साथ साथ विरल झाड़ियाँ होती हैं। उनके पास कूड़े की दुर्लभ उपस्थिति यानी कि जमीन पर कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। ये वन घने और बहुस्तरीय होते हैं। वे कई प्रकार के पौधे जानवरों को आश्रय भी देते हैं। इसके अलावा वन पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। ठीक है, अगला है कि संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है।
तो मून वॉक संस्मरण की बात करते हैं तो मून वॉक जो संस्मरण है ये आपका माइकल जैक्सन के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका माइकल जैक्सन हो जाएगा। ठीक है, माइकल जैक्सन कौन है, तो माइकल जैक्सन की बात करते हैं तो एक आपके डांसर थे अमेरिका के, 1988 में ये आपका लिखा गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति यानी कि कोरम नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करने का कर्तव्य डैश के पास होगा, तो इसका राइट आंसर अध्यक्ष या सभापति के पास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरम की बात करते हैं, कोरम को हम लोग इंग्लिश में गणपूर्ति, हिंदी में गणपूर्ति भी नाम जानते हैं। तात्पर्य उन सदस्यों की संख्या से है जो एक सदन की बैठक के लिए उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। लोकसभा का कोरम 1/10 है। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार का जो अन्नपूर्णा योजना है आपका, उसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक आपका अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना की बात करेंगे तो इसका शुरुआत आपका हुआ है 2000 में, अत्यंत निर्धन लोगों की खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में किया गया था। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना कब किया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है वह है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 82.14% हो जाएगा। वहीं पर अगर महिलाओं का पूछा जाता तो 65.46% होता, यहीं ओवरऑल पूछा जाता तो 74.04% होता। ठीक है, तो ये आपका साक्षरता है। अगला है कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो कितने, यानी कि DPSP ये बात हो रही है। 1944वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में, उसमें पूछा गया है कि DPSP में कितने DPSP में संशोधन किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है, देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 48 में नए सिद्धांत भी जोड़े गए थे, जिसमें कहा गया था राज्यों को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो राज्य को बनाए रखना चाहिए, ये आपका जोड़ा गया था अनुच्छेद 38 में। अगला है कि कुमुदिनी लखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो कुमुदिनी लखिया की बात करेंगे तो ये आपका कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उस शैली के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। इसके अलावा जो कुमुदिनी लखिया हैं 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना भी इन्होंने किया था। इसके अलावा जो भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान भी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 डैश के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 1961 हो जाएगा। ठीक है, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 को 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। यह आयकर कानून में पूर्वव्यापी कराधान खंड को समाप्त करता है। इसके अलावा विधेयक जो अब कानून बन गया है वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करता है, जो 28 मई 2012 से पहले लेन देन पर उठाई गई मांगों को रद्द करेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था। ठीक है, तो केसर हिंद की जो उपाधि है आपका महात्मा गांधी को दिया गया था, जो कि 1920 में महात्मा गांधी ने इन्हें वापस लौटा दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करना है, तो प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे तो जो मुंबई बंदरगाह ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुंबई बंदरगाह है वो दोस्तों आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे तो वह होता है जहाँ ज़मीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वो प्रवेश करते हैं और डॉक करते हैं। वो आमतौर पर खाड़ी, मुहाना और नदी के मुहाने पर ही बनते हैं। ठीक है, बाकी भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाहों का चार्ट यहाँ पर आपका दे दिया गया है।
कि कौन सा बंदरगाह कौन से क्षेत्र में स्थित है, कौन से राज्य में है और कौन सा बंदरगाह है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसे PDF के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि बहमनी समाज का स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने डैश में किया था। तो बहमनी समाज का स्थापना आपका अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। पूछा गया है कब किया गया था, तो 1347 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1347 हो जाएगा। 1347 में जब आपका किया जा रहा था बहमनी समाज का स्थापना, उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत भी चल रहा था। उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर आपका अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी समाज का स्थापना है जो कि क्या था। बहमन शाह ने कर्नाटक में कुलबर्गा यानी कि गुलबर्गा के नाम जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो 200 वर्षों तक दक्कन पर शासन किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जॉर्ज व्हिटेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका निर्माण 1924 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे मुंबई यात्रा का स्मरण करना था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की बात करेंगे, इसे सम्मानित किया गया है श्री शरद कमल अंचत को, जो कि आपके क्या है एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1991 में किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, लेकिन 2022 में इसका नामकरण बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। 2023 में खेल रत्न पुरस्कार श्री अंचत कमल को दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो राइट आंसर PT उषा हो जाएगा। ठीक है, 2022 में इन्हें बनाया गया था। यह भारत की एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। उन्होंने ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार 2011 हो जाएगा। 2011 के अलावा आपका भारत ने 1983 में भी आपका पुरुष विश्व कप जिसे कि ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप कहते हैं वो आपका भारत ने जीता है। ठीक है, अगला है कि छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो छाया में उगाए जाने वाले पौधे छाया रागी पादप कहलाते हैं। ठीक है, अगर छाया रागी पादप ऑप्शन में नहीं रहेगा तो साइकोफाइट्स आपका ऑप्शन में रहेगा, जो कि छाया में खिलने वाले पौधे को कहा जाता है। ठीक है, अगला है बारदोली छीरा का दूसरा नाम क्या है। तो बारदोली छीरा की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम है आपका काल बैसाखी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बारदोली छीरा का स्थानीय तूफान है जो कि असम और पश्चिम बंगाल की स्थलाकृति से होकर गुजरता है। इसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ये तूफान अपने साथ शाम की फुहारें लाते हैं जो चाय, जूट, चावल की खेती के लिए उपयोगी होते हैं। अगला है कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला डैश राज्य रूप कंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार है। तो इनका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम के एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार, गीतकार, कवि, लेखक और फिल्म निर्माता थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि राजा और राधा रेड्डी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो राजा और राधा रेड्डी को उनके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य समाज के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जिसे कि हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था जिसमें मौर्य समाज के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण मिलता है। इसके अलावा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक था इंडिका। इससे भी हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 239 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, साथ में यहाँ के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे आदित्यनाथ झा को,
और इसके तहत एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई थी। अनुच्छेद 239A संविधान में जोड़ा गया था और उसके अनुसार ही दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपके 25 प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।